हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का साइंस का वर्कशीट है। ये है वर्कशीट नंबर 20। यहाँ पर देख रहे हैं 19 अगस्त 2020 का ये वर्कशीट है। और इसमें जो चैप्टर है जीवन के मौलिक इकाई यानी बायोलॉजी का, ये पहला चैप्टर है। इससे पहले वाले वर्कशीट में हमने इसका पहला पार्ट पढ़ा था, तो यहाँ पर हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं उसके बारे में दिया गया है, और यहाँ पर देख रहे हैं 4 क्वेश्चन है। हम एक एक करके क्वेश्चन अपने PDF के माध्यम से करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले बता देना चाहते हैं कि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जिज्ञासा दीदी, हमने जाना कि कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक इकाई, यानी हमने पिछले वर्कशीट में हमने इसके बारे में पढ़ा है कि कोशिका क्या है, जीवन की मूलभूत क्रियात्मक इकाई है। लेकिन ये जीवन क्रियाएँ क्या है और एक कोशिका इसे कैसे कर पाती है, यानी कोशिका उतनी छोटी होती है तो ये कैसे कर पाती है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो इन्होंने ये जवाब दे रही है कि ज्ञान, जैसा कि तुम जानते हो कि किसी भी जीव के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, यानी किसी भी जीव के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, जैसे वृद्धि करना यानी बढ़ना। कोई भी जीव है तो वो क्या होता है, वृद्धि ही करता है यानी बढ़ता है। उत्सर्जित होना यानी उससे कुछ ना कुछ उत्सर्जित करता है। भोजन यानी भोजन लेना, भोजन पोषित करना, ठीक है, सांस लेना। तो ये सारे कोई भी जीव जो करता है उसी को हम क्या कहते हैं, ये आवश्यक क्रियाकलाप जीवन की क्रियात्मक यानी जीवन की क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखा गया, जो प्रत्येक कोशिका में पदार्थों के आदान प्रदान से होती है, यानी ये किसके किसके आदान प्रदान से होती है, ये कोशिका के अंदर में पदार्थों के आदान प्रदान से होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, प्रत्येक कोशिका के कुछ विशिष्ट घटक होते हैं, जिन्हें यानी कोशिका के भी कुछ घटक होते हैं, यानी घटक मतलब अलग अलग पार्ट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, और हर कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करती है, यानी जिस तरह से हमारे शरीर में अलग अलग अंग हैं, तो उसी तरह से हमारे कोशिका के अंदर भी क्या होते हैं, अलग अलग अंग होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं। और उसका एक विशिष्ट कार्य होता है, यानी अलग अलग का क्या होता है, अलग अलग काम होता है। प्रत्येक कोशिका, यहाँ पर देखिए, प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा, झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य होते हैं, यानी ये 3 चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे। प्रत्येक कोशिका में मेनली क्या होते हैं, तो प्लाज्मा, झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य होते हैं, जो इन विशिष्ट कार्यों को में मदद करते हैं, यानी एक विशिष्ट कार्यों में मदद करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया, दीदी ये प्लाज्मा और कोशिका झिल्ली क्या होती है और इसका कोशिका में क्या कार्य होता है, यानी कोशिका के अंदर इसका क्या फंक्शन होता है। प्लाज्मा कहें या तो हम कोशिका झिल्ली कहें, दोनों नाम इसी का, यानी एक ही नाम है। ठीक है, प्लाज्मा भी बोल सकते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, या कोशिका झिल्ली भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ज्ञान यह कोशिका की सबसे बाहरी परत, यानी जो बाहर का जो आवरण होता है, बाहर का जो ढक कर रखता है, वो क्या कहलाता है, कोशिका। यहाँ पर देखिए, कोशिका की बाहरी परत होता है जो केवल जरूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है, इसीलिए इसे वर्णात्मक पारगम झिल्ली कहते हैं। यानी इसका काम ही, यानी बाहर में ये क्या करता है, एक तरह से सुरक्षा गार्ड की तरह, जो इसे अच्छा लगता है कि हाँ इसे जाना चाहिए तो उसे जाने देता है, जो इसे लगता है कि नहीं ये कोशिका के लिए नुकसानदेह है तो उसे नहीं जाने देता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, और एक चीज़ और यहाँ पर देखिए ये पॉइंट लिखा हुआ है, इसे आनी प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं, आनी इसको वर्णात्मक पारगम झिल्ली भी बोला करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जरूरी पदार्थ जैसे O2, CO2, पोषक तत्व यानी पोषक तत्व, जल इत्यादि विसरण प्रासरण प्रक्रिया में कोशिका के अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। यानी ये सारे जो हैं, यानी ये इसको ये जो है प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली जो है, इन सारे चीज़ों को, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, यानी वहाँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो वहाँ उससे बाहर आने देता है। ठीक है, पोषक तत्व आने जाने देता है, जल आने जाने देता है। तो ये जो है विसरण के माध्यम से और प्रासरण के प्रक्रिया के से कोशिका के अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर देखिए, पदार्थ की गति ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है। यहाँ पर एकदम बहुत मस्ट पॉइंट है। यहाँ पर देखिए, पदार्थ की गति जो होती है ज़्यादा, यहाँ पर देख रहे हैं, ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है, जो विसरण कहलाती है। यानी विसरण क्या है, तो जब पदार्थ की गति जो है ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यानी एक तरह से यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि ज़्यादा घना एरिया कोई चीज़ है तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से निकल के लो एरियाज में, यानी जहाँ कम भीड़ भाड़ यानी कोई चीज़ का है, तो मतलब जिस भी चीज़ के लिए ले लें तो वहाँ लो एरियाज में जा रहा है तो उसी को हम विसरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब देख रहे हैं इस बॉक्स में, यहाँ पर देखिए लिखा गया, कोशिका झिल्ली से जल का विसरण या प्रासरण कहलाता है। यानी कोशिका झिल्ली में जल का जो विसरण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रासरण कहते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए विलियन, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कोशिका झिल्ली से जल का विसरण प्रासरण कहलाता है। यानी जब कोशिका झिल्ली से जल का विसरण होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रासरण कहते हैं। यहाँ पर देखिए विलियन की सांद्रता को कोशिका पर प्रभाव, यानी विलियन के जो सांद्रता होती है, यानी जो हमारे कोशिका के अंदर जो विलियन होते हैं, यानी कोशिका पर प्रभाव उसका क्या पड़ता है, तो जल की सांद्रता के आधार पर विलियन 3 प्रकार के होते हैं। यानी जल की कितनी मात्रा है उसके आधार पे ये 3 ग्रुप में बांटे जाते हैं। 3 अलग अलग ग्रुप इनका क्या क्या है, तो ये अल्प प्रासरण दाबी, दूसरा हो गया सम प्रासरण दाबी और तीसरा हो गया अति प्रासरण दाबी। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं अल्प और अति। अल्प मतलब होता है क्या, कम, और अति मतलब होता है क्या, ज़्यादा। लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा यहाँ पर समझेंगे कि जल जो है अल्प मतलब जब बोल रहा है तो अल्प कोशिका होगा, लेकिन जल की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। यानी वैसे विलियन जिसमें कोशिका के अपेक्षा यानी कोशिका की मात्रा ज़्यादा हो और कोशिका की मात्रा कम हो और जल की मात्रा ज़्यादा हो तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्प प्रासरण दाबी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोशिका फूलने लगेगी, यानी इसमें जब क्या होता है कि जब उसमें जल की मात्रा जब बढ़ जाती है यानी ज़्यादा होती है तो कोशिका क्या होता है, फूलने लगता है। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर सब। अब देखेंगे हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, सेकंड पॉइंट इसके बाद देखते हैं। यहाँ पर ये अल्प हो गया। अब अति, अति मतलब होता है ज़्यादा। तो ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा यानी कोशिका की मात्रा होगा, यानी विलियन में कोशिका की अपेक्षा जल कम जल, यानी कम जल की संख्या अल्प में क्या था, ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर कम जल की मात्रा क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अति बोल रहा है तो जल की मात्रा कम जाएगा और अल्प बोल रहा है तो जल की मात्रा बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह से हम याद रखेंगे। तो जिस विलियन में कोशिका की अपेक्षा कम जल यानी कोशिका सिकुड़ने जाती है, यानी जब कम जल रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो सिकुड़ने लगेगा। यानी जब उसमें पानी ही नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं दूसरा पॉइंट है संप्रासरण दाबी। यानी संप्रासरण दाबी क्या होता है, तो कोशिका और विलियन यानी कोशिका और विलियन में जल की सांद्रता समान होती है। यानी जब जल की मात्रा, कोशिका की भी मात्रा समान है और विलियन में जल की भी मात्रा क्या है, समान है, तो कोशिका का आकार में कोई परिवर्तित नहीं होते हैं। यानी अल्पस्रावी में, अल्प प्रासरण में क्या हो रहा था, तो जल के कारण फूलने लगा था, यानी ये कोशिका फूल जाती है। लेकिन अति में क्या होती है, जल की कमी के कारण यहाँ पर कोशिका सिकुड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर जस्ट क्या है, यहाँ पर कोई परिवर्तित नहीं होता है, यानी जब उसे जितना पानी जाता है उतना पानी वापस भी आ जाता है। तो ये क्या कहा, यानी एक निश्चित संख्या में ही पानी रहता है, तो ये इसके कारण कोई परिवर्तित नहीं होता है। यहाँ पर देखिए वही दिया बतलाया गया है। यहाँ पर देखिए संप्रासरण, यानी यहाँ पर जितनी कोशिका की मात्रा है उतनी ही जल की मात्रा। अल्प प्रासरण में हमने जाना था कि वाटर की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसमें देखिए वाटर की मात्रा क्या है, ज़्यादा है और कोशिका का मात्रा क्या है, कम है। इसमें देखिए जो पॉइंट दिख रहा है वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कोशिका दिख रहा है, और यानी अति प्रासरण दाबी में और जल की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसमें कोशिका क्या हो जाती है, सिकुड़ने लगती है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए इसमें समान कोशिका रहती है और इसमें देखिए कोशिका फूलने लगती है यानी अल्प प्रासरण में, और इसमें देखिए कोशिका क्या है, सिकुड़ गया है। तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। चलिए हम सबसे अब इधर समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है, यानी जंतु कोशिका में नहीं होता है, ये कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये प्लांट में होता है, यानी पदार्थ यानी पादपों में ये कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मुख्य अंतर क्या है, तो कोशिका भित्ति का अंतर होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए पादप कोशिका में प्रासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, जिसे हम जीव द्रव संकुचन कहते हैं। यानी ये जब पादप कोशिका में प्रासरण के द्वारा यानी पानी की जब कमी हो जाती है तो ये यानी प्लाज्मा झिल्ली के साथ साथ में क्या होती है, ये पदार्थों का भी संकुचन होता है, तो उसी को हम जीव द्रव कहते हैं। इसका एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, हम इसको क्वेश्चन यहीं से हम आंसर भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले प्लाज्मा, यहाँ पर कोशिका भित्ति क्यों होती है पादप में, तो ये कोशिका भित्ति जो होती है उसे, क्योंकि देखिए प्लांट जो होता है वो एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं सकता है, हर समय एक जगह स्टेबल बना होता है, यानी एक ही जगह स्थायी रूप से खड़ा रहता है, और वो जो भी मौसम हो, यानी बहुत धूप हो, बहुत ठंड हो, तो हर एक चीज़ों में वो क्या होता है, एक ही जगह रहता है, तो उसे रहने में यानी उस कंडीशन में यानी सहने में उसे मदद करता है। कौन मदद करता है, तो कोशिका भित्ति करता है। और हम लोग में नहीं होने का यही वजह है कि हम लोग देखिए कुछ भी होता है तो हम लोग अपने घरों में चलाते हैं, बहुत धूप हुआ तो, बहुत ठंड हुआ तो अपने घरों में रजाई में घुस जाते हैं,
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपना शरीर को मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन प्लांट एक ही जगह होने के कारण वो उसमें एक खास प्रकार के एक कोशिका भित्ति होती है जो कि उसका प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। तो ये चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए ये 4 क्वेश्चन है, हम चारों क्वेश्चन को अपने पीडीएफ के माध्यम से करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली को का क्या महत्व है, यानी कोशिका झिल्ली का क्या महत्व है। तो इसका आंसर हम इस तरह से देंगे, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो केवल जरूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है, इसीलिए इसे वर्णात्मक पारगम झिल्ली कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आंसर दे देंगे आप। दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है यहाँ पर जीव द्रव संकुचन की चित्र सहित व्याख्या करिए, यानी चित्र सहित हमें व्याख्या करना। तो हम इसे नीचे चित्र भी लाए हैं। सबसे पहले इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर है यानी पादप कोशिका में प्रासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, जिसे हम जीव द्रव संकुचन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम इसका जो फिगर है तो इस रूप में हम देखेंगे, ये आपका जीव द्रव का संकुचन देखिए इस तरह से होता है। आपके वर्कशीट में भी दिया गया है, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ा नहीं हो पाता है, तो इसके कारण हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तो क्वेश्चन में भी बोला गया है हमें फिगर सहित समझाइए। तो यहाँ पर देखिए ये देखिए ये नॉर्मल, देखिए ये क्या है, नॉर्मल कोशिका है, यानी नॉर्मल सेल वॉल है। और अब जब पानी की संख्या क्या होती है, यानी पानी घटने शुरू हो जाता है, तो ये देखिए धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, संकुचित होते जा रहा है, ये और भी संकुचित होते चला गया। यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर पानी की मात्रा क्या हो गया, बहुत कम गया है, तो ये और भी संकुचित हो गया, यानी एक तरह से सिकुड़ते चला गया है। ठीक है। कॉन्स्ट्रैक्ट होते चला गया है। तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, संकुचन। यहाँ पर जो पूछा गया था जीव द्रव का संकुचन, तो ये संकुचन होने का कारण यही है। तो आप इस तरह से मैप बना देंगे, वहाँ पर फिगर बना देंगे, आप हिंदी में चाहेंगे तो वहाँ पर लिख देंगे कुछ। तो यहाँ पर चलिए अब तीसरे क्वेश्चन हमारा है कोशिका का कौन सा भाग पारगम्य है। तो हम यही प्लाज्मा और कोशिका झिल्ली, यानी कोई भी बोल सकते हैं, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, ये पारगम्य है, दोनों एक ही है। ठीक है। तो यहाँ पर चलिए चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है किशमिश लाल, यानी किशमिश और लाल रक्त कोशिका को अल्प प्रासरण दाबी विलयन में रखने पर उनमें क्या बदलाव होंगे और क्यों। यानी हम जब देखते हैं कि जब किशमिश को वाटर में रखते हैं, पानी में रखते हैं, तो क्या होता है, ये फूल जाता है। तो हम लोग तो ब्लड को तो नहीं देख सकते हैं हम लोग उतने छोटे कोशिका को, लेकिन हम लोग किशमिश के माध्यम से समझ सकते हैं, लेकिन वो फूल जाता है, लेकिन वो फटता नहीं है। लेकिन यहाँ पर रक्त क्या होता है, चलिए हम इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। किशमिश और लाल रक्त कोशिका जब अल्प प्रासरण दाबी विलयन में रखा जाता है तो उसमें प्रासरण के द्वारा पानी भर जाता है, जिससे ये फूल जाने के कारण, यानी फूल जाते हैं। किंतु किशमिश पादप होने के कारण, यानी किशमिश जो है पादप वर्ग में, यानी पादप है एक प्रकार के, तो पादप होने के कारण इसमें कोशिका भित्ति होती है, जिससे यह फटने से बच जाता है। यानी कोशिका भित्ति का काम क्या है, एक तो प्रोटेक्ट करता है वो अपने से मतलब वातावरण से रहने में, और दूसरी है इसको दूसरी यहाँ पर अगर जो फल में है कोशिका भित्ति, तो यहाँ पर उसे फटने में भी रोकता है, यानी बाहरी लेयर एक बनाता है, तो ये फटने से रोक लेता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से, लेकिन वहीं लाल रक्त, यानी जो हम लोग के शरीर में होता है लाल रक्त कोशिका, जीव कोशिका होने के कारण इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती, यानी मेनली कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण क्या होता है, जिसके कारण ये फूलने के बाद ये फट जाती है। ठीक है। ये यानी कोशिका क्या होती है, बाद में फूल जाती है और फूलने के बाद फट जाती है। तो इस तरह से आप आंसर कर लेंगे, अपने शब्दों में भी चाहें तो आप आंसर कर सकते हैं। तो हमें आशा है कि इससे आपको सहायता मिलेगा आपको आंसर करने में। तो मेरे वीडियो को अगर जो अच्छा ये लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।